हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कितने हेड हैं, कितने सब हेड हैं, किस सब हेड में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। तो हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई एलिमेंट दिया जाता है बैलेंस शीट का और ये पूछा जाता है कि इसका हेड और सब हेड बताइए। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिए जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि बैलेंस शीट का कौन सा एलिमेंट किस हेड के किस सब हेड में दिखाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले पर्टिकुलर, इसके बाद है नोट नंबर। देखिए बैलेंस शीट के अंदर जितने भी सब हेड हैं उनके सामने आप अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद आपको ये उस अमाउंट को डिटेल में बताना है कि इस अमाउंट में क्या क्या शामिल है। जैसे हम बात करें शेयर कैपिटल की, तो कंपनी की शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। यहाँ तो हम एक सिंगल अमाउंट दे देंगे, तो वो डिटेल जिसमें कि ये बताया जाए कि कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो डिटेल हम सेपरेटली नोट्स टू अकाउंट्स में देते हैं और उस नोट का नंबर यहाँ पर नोट नंबर वाले कॉलम में लिख देते हैं। इसके बाद करंट ईयर के जो फिगर्स हैं वो हम यहाँ लिखते हैं और प्रीवियस ईयर के फिगर्स को दूसरी जगह लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, जिससे कि करंट ईयर की बैलेंस शीट को हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सके, जिससे कि ईयर टू ईयर जो परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है उसे हम पता कर सके। तो ये इसलिए बनाया जाता है कॉलम। तो अब हम शुरुआत करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट और दूसरा है एसेट्स पार्ट। तो हम शुरुआत करते हैं, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट की बात करते हैं। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में सबसे पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड मतलब जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो मालिक हैं। अब कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो उनका जो पैसा है वो सब शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया जाता है। देखिए शेयर होल्डर्स फंड के सामने कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट शेयर होल्डर्स फंड में जो सब हेड दिए हैं तीन, उनके सामने आएगा। तो अब हम सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड के सबसे पहले सब हेड की बात करते हैं, शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल में हमें कौन सा अमाउंट शो करना है, उसके लिए हम एक नोट नंबर लिख देते हैं और हम एक नोट बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम नोट नंबर 1 दे रहे हैं। नोट नंबर 1 में हम पूरी शेयर कैपिटल की डिटेल देने वाले हैं। तो शेयर कैपिटल को कैसे कितना अमाउंट इधर शो करना है वो देखिए। सबसे पहले हम यहां बता देंगे कि ये जो नोट है वो कौन से सब हेड को डिस्क्राइब कर रहा है। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले दिखाया जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कि कोई कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकती है। कोई भी कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा वैल्यू के शेयर इशू नहीं कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल जो टोटल है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब्ड है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल कितनी है। इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हुआ और कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना, तब कंपनी की 1 लाख शेयर्स कैपिटल थी 100 रुपए वाले। तो 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले, ये हो गया टोटल 1 करोड़ रुपए। ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है। कंपनी इससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो लेकिन हम बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल सब हेड है उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिखाते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी के जितने शेयर इशू हो चुके हैं केवल वो ही बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल सब हेड में दिखाए जाएंगे। ये ऑथराइज्ड कैपिटल केवल नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई जाती है। इसका अमाउंट बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद हम एक और कैपिटल यहां लिखते हैं, इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल क्या है? देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी ने जितने शेयर इशू करने के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट की है या जितने शेयर उसने प्रमोटर्स को इशू किए हैं एज अ रेम्यूनरेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और जो कंपनी ने किसी वेंडर को इशू किए हैं
एसेट के बदले में या बिजनेस परचेस करने के बदले में, या जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट की है। तो कोई भी शेयर कंपनी इशू कर रही है, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो चाहे वो पब्लिक इशू हो, वो इशूड कैपिटल में दिखाया जाता है। मान लीजिए 1 लाख शेयर्स कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसमें से कंपनी ने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, तो 90,000 शेयर्स हम यहां दिखा देंगे। 100 रुपए का एक शेयर है, तो इस तरीके से कंपनी की जो इशूड कैपिटल है वो है 90 लाख रुपए। लेकिन ये इशूड कैपिटल भी हम यहाँ शेयर कैपिटल में शो नहीं करने वाले हैं। तो फिर शेयर कैपिटल में कौन सी कैपिटल शो की जाती है? शेयर कैपिटल में हम शो करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कंपनी के जितने शेयर्स एक्चुअल में इशू हुए हैं। मान लीजिए कंपनी ने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है और एप्लीकेशन आ गई है 1 लाख शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो 1 लाख शेयर तो इशू नहीं होंगे, कंपनी प्रोराटा बेस पर अलॉटमेंट कर देगी या एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी। इशू 90,000 शेयर्स ही होंगे। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड कैपिटल से कम तो हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब कैपिटल में केवल वो शेयर्स दिखाते हैं जो एक्चुअल में इशू हुए हैं। अगर कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ है, मान लीजिए कंपनी ने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की और एप्लीकेशन आई है केवल 80,000 शेयर्स के लिए, तो 90,000 शेयर्स तो इशू नहीं होंगे, इशू तो 80,000 शेयर्स ही होंगे। तो कंपनी का जो इशू है वो जितना सब्सक्राइब हुआ है वो शेयर्स सब्सक्राइब कैपिटल में दिखाए जाते हैं और जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल है वो ही शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल की। देखिए सब्सक्राइब कैपिटल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अगर कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं उन पर कंपनी जो शेयर की फेस वैल्यू है पूरी कॉल कर चुकी है, फुली कॉल्ड अप है और सारे पैसे आ चुके हैं, तो उसे दिखाते हैं हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। मान लीजिए कंपनी ने 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर्स के लिए। उन 80,000 शेयर्स में से केवल 75,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया है, तो 75,000 शेयर्स तो यहां दिखाई जाएंगे। तो यहां आ जाएगा 75 लाख और 5,000 शेयर्स जो हैं जिन पर कंपनी कॉल तो पूरा 100 रुपए कर चुकी है, पैसे तो कंपनी पूरे 80,000 शेयर्स पे पूरे 100 रुपए मांग चुकी है, लेकिन 75,000 शेयर्स ने तो सारा पैसा दे दिया। 5,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल के 20 रुपए नहीं दिए, तो इन 5,000 शेयर्स को सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में नहीं दिखाया जाएगा, इनको दिखाया जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो ये जो 5,000 शेयर्स हैं 100 रुपए वाले हैं, तो इनकी टोटल वैल्यू तो हो गई 5 लाख रुपए, लेकिन इन पर एरियर है, इसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। इन्होंने 5,000 शेयर्स पर 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1 लाख रुपए पे नहीं किया है, तो इन्होंने फिर पे कितना किया है? 4 लाख रुपए। तो इन शेयर्स को दिखाया जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में एक और चीज आती है, सी लिख देते हैं उसे हम, वो है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स, जब कंपनी किसी शेयर पे एरियर होती है तो उनको फॉरफिट भी कर सकती है। अगर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है लेकिन उनको री इश्यू नहीं किया है, तो ऐसे शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता है।
क्योंकि कैपिटल रिजर्व में फॉरफिटेड शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट तभी जाता है जब वो शेयर री इशू हो जाते हैं। तो अगर कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट तो कर लिया है लेकिन री इशू नहीं किया है, तो उन शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही दिखाया जाता है। और ये तीन अमाउंट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इन तीनों के अमाउंट को जोड़ के जो आएगा वो दिखाया जाता है शेयर कैपिटल। तो ये आपका हो गया शेयर कैपिटल। अब हम बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस की। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दिखाया जाता है, ये वो सारे रिजर्व लिखे हुए हैं जो कि हम रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेट करते समय इन सबको ऐड करेंगे। तो पहला है कैपिटल रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व कंपनी अपनी कैपिटल नेचर की इनकम से क्रिएट करती है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या शेयर्स को फॉरफिट करने पर जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, या बिजनेस परचेस करते समय कंपनी अगर किसी बिजनेस को उसकी नेटवर्थ से कम रेट पर खरीद लेती है, मतलब परचेस कंसिडरेशन कम है नेटवर्थ से, तो जो कंपनी को गेन होता है वो भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी जब खुद के शेयर्स, ओन शेयर्स ओपन मार्केट से परचेस करती है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी है कि कंपनी जितनी फेस वैल्यू के शेयर्स ओपन मार्केट से परचेस कर रही है कैंसिलेशन के पर्पज से या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, उसे कंपनी को उतना ही अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आप जानते थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे पहले हम रिजर्व लिखा करते थे, अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अब उसमें अमेंडमेंट हो गया है, आप केवल सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखेंगे। इसमें कौन सा अमाउंट आता है, जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू करती है तो जो एक्सेस अमाउंट होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में सीआर किया जाता है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, देखिए किसी भी कंपनी को डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करने से पहले अकॉर्डिंग टू लॉ एक पर्टिकुलर अमाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वो यहाँ पर दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्या आता है, कंपनी जब अपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करती है, रिवीजन करती है उनकी वैल्यू का, तो अगर कंपनी को रिवैल्यूएशन पे गेन होगा तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में सीआर किया जाता है, और रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो वो इस अकाउंट में डीआर किया जाता है, और उसका जो बैलेंस बचता है रिवैल्यूएशन रिजर्व का वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है, देखिए कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करती है और उन शेयर्स को मार्केट वैल्यू से कम पे इशू करती है, जैसे मान लीजिए कंपनी के शेयर की मार्केट में वैल्यू 100 रुपए है और वो एम्प्लॉइज को इशू किया गया है 50 रुपए में, तो जो 50 रुपए का नुकसान हुआ है वो कंपनी शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में सीआर कर देती है और ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। सरप्लस क्या है, देखिए कंपनी जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाती है उस स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से सारे एक्सपेंस घटाने के बाद और टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट का बैलेंस बचता है, फिर उस प्रॉफिट में से कंपनी ने जो एप्रोप्रिएशंस किए हैं, जैसे कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफर किया है या डिविडेंड प्रपोज अलाउ किया है, डिक्लेयर किया है, उन्हें माइनस करने के बाद जो सरप्लस अकाउंट का बैलेंस आता है वो यहाँ दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये शेयर वारंट क्या है, देखिए कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है, पब्लिक से पैसा ले रही है, तो वो शेयर इशू हो गए, उसको हम शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी का मान लीजिए इशू अगले साल होने वाला है, कंपनी का पब्लिक इशू अगले साल होगा और कंपनी को पैसे की जरूरत अभी इस साल है, तो कंपनी किसी इन्वेस्टर को नेक्स्ट ईयर कंपनी के जो पब्लिक इशू है उसके वारंट अभी से इशू करके उससे पैसे ले सकती है। लेकिन ये अमाउंट जो कंपनी ने लिया है ये शेयर कैपिटल में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि शेयर उस इन्वेस्टर के फेवर में अभी इशू नहीं हुए हैं। वो जो शेयर है वो नेक्स्ट ईयर जब कंपनी का इशू आएगा पब्लिक इशू, तो उस समय वो शेयर उसके फेवर में इशू हो जाएंगे। अभी केवल उस इशू के अगेंस्ट उस इन्वेस्टर को वारंट दिए गए हैं, तो वो जो अमाउंट उससे लिया गया है वो शेयर कैपिटल में ना शो करके अलग से सब ऐड है शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें दिखाया जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा शेयर होल्डर्स फंड।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेड की, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें कौन सा अमाउंट आता है? देखिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में वो अमाउंट आता है जो अमाउंट कंपनी के पास एज एन एप्लीकेशन मनी, जैसे कंपनी ने शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, एप्लीकेशन मनी तो आ गया है लेकिन अभी शेयर इशू नहीं हुए हैं उन लोगों को। ऐसा तब होता है जब कंपनी का एप्लीकेशन मनी आने की डेट जो है वो 31 मार्च जो ईयर एंड है उससे पहले है, और शेयर इशू करने की जो डेट है वो 31 मार्च के बाद है। तो इसके बीच में 31 मार्च को कंपनी को बैलेंस शीट बनानी है। तो अगर वो पैसा कंपनी के पास एप्लीकेशन का आ चुका है और शेयर अलॉट नहीं हुए हैं तो वो अमाउंट यहां पर दिखाया जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये सेपरेट हेड है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, केवल उन्हीं शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इस हेड में दिखाया जाएगा जिन एप्लीकेंट्स को सर्टेनली शेयर इशू किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की लेकिन एप्लीकेशन आ गई है 1,10,000 शेयर्स के लिए। तो जो 1,10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है वो पूरा यहां नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि कंपनी 1,10,000 शेयर्स तो इशू नहीं करने वाली है, कंपनी तो 1 लाख शेयर्स इशू करेगी। तो केवल जो 1 लाख शेयर्स इशू होने हैं उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो यहां दिखाया जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, और बाकी जो 10,000 शेयर्स हैं जिनको कंपनी रिजेक्ट करने वाली है, उनका पैसा कंपनी रिफंड करने वाली है, उस अमाउंट को यहां पर ना दिखा के करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी सब हेड में दिखाया जाएगा कि ये एप्लीकेशन मनी रिफंड होना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड हेड। अब हम बात करेंगे थर्ड हेड, नॉन करंट लायबिलिटी की। तो देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेड हैं, हम चारों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कंपनी का वो कर्जे या वो लोन आते हैं जो कि कंपनी को 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद रीपे करने हैं। ऐसी लायबिलिटीज को हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं, ऐसे कर्जों को हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। जैसे डिवेंचर्स हैं, ऐसे डिवेंचर जिनका रीपेमेंट आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल और आफ्टर 12 मंथ होना है। बॉन्ड है, टर्म लोन जो बैंक से लिए हैं या अदर्स, पब्लिक डिपॉजिट या और भी कोई लोन्स एंड एडवांस जिसका रीपेमेंट 12 महीने और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होना है, उसे हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सब हेड है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है और इसके आगे लिखा हुआ है नेट। ऐसा ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की तरह ही एक और एलिमेंट है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो कि नॉन करंट एसेट में आता है। इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे। देखिए, कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है, वहां से कंपनी की इनकम निकल के आती है तो उसे कहते हैं अकाउंटिंग इनकम। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी की इनकम है जिस पर की कंपनी पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, उसे कहते हैं टैक्सेबल इनकम। और कभी कभी दोनों इनकम में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है अपनी एसेट्स पे, और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो दोनों मेथड में अंतर है, इस वजह से कंपनी की जो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इनकम आई है, जैसे अकाउंटिंग इनकम कहते हैं, उसमें और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ जाएगा। और उस डिफरेंस की वजह से या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी या डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए। जैसे मान लीजिए कंपनी की अकाउंटिंग इनकम आई है 1 लाख और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी की टैक्सेबल इनकम है 80,000। तो इन दोनों इनकम में डिफरेंस है 20,000 रुपए का। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंपनी द्वारा टैक्स दिया जाएगा 80,000 रुपए की इनकम पे। 20,000 की इनकम पर कंपनी ने टैक्स पे नहीं किया, तो जो 20,000 की इनकम है इस पर कभी ना कभी कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे SLM हो चाहे रेटिंग डाउन वैल्यू हो, दोनों मेथड से डेप लगाने पर एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट दोनों डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो जो आज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो ही कुछ साल बाद डेफर्ड टैक्स एसेट बन के आपस में सेट ऑफ हो जाएगी। तो जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच का डिफरेंस है, अगर अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम, then the tax on difference income is
shown in deferred tax liability. And if taxable income is more than the accounting income, then the tax on the difference amount will be shown in deferred tax asset. और दूसरी बात, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट दोनों नहीं आ सकते हैं, इनको पहले आपस में सेट ऑफ कर देंगे। अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो इधर दिखाएंगे और डेफर्ड टैक्स एसेट ज्यादा है तो नॉन करंट एसेट में दिखाया जाएगा। तो ये है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट। अब हम बात करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देखिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है। एक है ट्रेड पेबल्स, लेकिन देखिए ट्रेड पेबल्स का आप मतलब समझते हैं वो लोग जिनसे हमने कंपनी ने उधार सामान खरीदा है, वो तो हमारी करंट लायबिलिटी है। तो देखिए करंट लायबिलिटी में भी दिखा रखा है ट्रेड पेबल्स। फिर ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्यों आ रहा है। देखिए अगर कोई ट्रेड पेबल में दो चीजें शामिल हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो अगर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कोई ऐसे हैं जिनका रीपेमेंट 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होना है, तो वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी में ना दिखा के नॉन करंट लायबिलिटी के सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाया जाता है। इसके बाद और भी है, जैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है और अगर उनका रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है और उसे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाया जाता है। ऐसे ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन प्रीमियम पर होना है तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी है, उसे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। लेकिन ये दोनों अमाउंट उसी कंडीशन में आएंगे अगर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद होना है। अगर डिवेंचर्स का रिडेम्पशन 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही अंदर होना है तो फिर वो जो अमाउंट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इसी का एक और सब हेड है आपकी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोई भी ऐसा प्रोविजन जो किसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया गया है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, ऐसी वारंटी के अगेंस्ट क्लेम के लिए प्रोविजन बनाना जो कि आफ्टर 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल अराइज होगी। और जैसे ग्रेचुटी और अर्नड लीव जो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज पे किया जाएगा, उसके अगेंस्ट अगर प्रोविजन बनाया गया है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, क्योंकि वो लायबिलिटी एक लंबे समय के बाद अराइज होगी। तो लंबे समय बाद अराइज होने वाली लायबिलिटी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजन बनाया गया है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखाया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा अगला हेड करंट लायबिलिटीज। तो देखिए करंट लायबिलिटीज हेड में क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटीज हेड में 4 सब हेड हैं, ABCD। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब ऐसा कर्जा, ऐसी बोरोइंग, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करना है। जैसे लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसे लोन जो कि ऑन डिमांड रीपे करने पड़ेंगे, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि विद इन 12 मंथ सेटल करना होता है, या करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये क्या है। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट तो हम नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा चुके हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, फिर यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं। देखिए जब तक कोई डेब्ट 12 महीने या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल रीपेबल है तब तक तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही उसकी मैच्योरिटी आने वाली है, जैसे मान लीजिए कोई डिबेंचर 10 साल बाद रिडीमेबल है तो वो तो नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाए जाएंगे। लेकिन 9वें साल में आके जब नेक्स्ट ईयर में डिबेंचर्स का रिडेम्पशन का टाइम आ गया है, मैच्योरिटी आ गई है, विद इन 12 मंथ उनका रिडेम्पशन होना है, तो वो डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से उठ के यहाँ पर आ जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, क्योंकि अब वो बोरोइंग लॉन्ग टर्म की नहीं रही, अब उस बोरोइंग का रीपेमेंट करने में 1 साल रह गया है, इसलिए अब वो बोरोइंग आपकी आएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। यहाँ लिखते करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या बोरोइंग। इसके अलावा लोन रीपेबल विद इन 12 मंथ, वो भी हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। और डिपॉजिट्स है, जैसे आपने किसी को अपना मकान किराए पे दे रखा है, उससे 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट में ले रखा है, तो जब भी वो मकान खाली करेगा आपको वो डिपॉजिट रीपे करना पड़ेगा। तो उसे भी आप अगर उसके रीपेमेंट की डेट आ गई है, आपको पेमेंट करना है शॉर्ट टर्म में, तो उसे आप डिपॉजिट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखा देंगे। इसके बाद इसमें बी वाला पॉइंट है ट्रेड पेबल्स। देखिए ट्रेड पेबल्स में 2 ही चीजें आती हैं मेनली, एक आता है क्रेडिटर्स और दूसरा आता है बिल्स पेबल।
तो ये हम दिखाएंगे ट्रेड पेबल्स में। इसके बाद तीसरा सबहेड है अदर करंट लायबिलिटीज। देखिए ये सबसे बड़ा सबहेड है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक आता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, दूसरा आता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आते तो दोनों ही अदर करंट लायबिलिटीज में है। देखिए ऐसा इंटरेस्ट जो ड्यू भी हो गया है और एक्रू भी हो गया है। जो एक्रू हो गया वो जरूरी नहीं है कि ड्यू हुआ हो। तो इन दोनों बातों में अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च को, और 31 मार्च को ही वो पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू हो गया और पे भी करना, एक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया क्योंकि पे करने की तारीख आ गई, तो उसे कहेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। दूसरा, अब एक और बात, जैसे मान लीजिए कंपनी को 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन 31 मार्च को नहीं, 30 जून को पे करना है पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट, जो कि कंपनी हर साल 30 जून को पे करती है। तो देखिए 31 मार्च तक 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने का इंटरेस्ट एक्रू तो हो चुका है, लेकिन ये ड्यू नहीं हुआ। ड्यू होगा ये 30 जून को जाके। अप्रैल मई जून 3 महीने का और मिला के ये इकट्ठा 30 जून को जाके 12 महीने का ड्यू होगा। लेकिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, तो जो ये 9 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, मतलब इसका टाइम तो हो चुका है, इस साल के 9 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया है, लेकिन ये ड्यू होगा नेक्स्ट ईयर में जाके 3 महीने इंक्लूड करके 12 महीने का इकट्ठा ड्यू होगा। तो इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये दोनों ही अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं। इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आप जानते हैं, जैसे कोई भी इनकम है, कमीशन है या इंटरेस्ट है, वो एडवांस में मिल गया है तो वो अनएक्रूड इनकम भी कहा जाता है उसे। इसके अलावा अनपेड डिविडेंड, ऐसा डिविडेंड जो कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन शेयर होल्डर ट्रेस नहीं हो पाया या उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन कंपनी के पास नहीं थी, इस वजह से ये डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर पाई है। तो जब भी शेयर होल्डर कंपनी के पास आएगा, अपनी अकाउंट की डिटेल को सही करेगा, तो कंपनी ये डिविडेंड उसी वक्त पे कर देगी। इसके अलावा एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो एप्लीकेशन मनी जिनके अगेंस्ट कंपनी शेयर इशू नहीं करने वाली है, तो वो अमाउंट कंपनी को लौटाना है शेयर होल्डर्स को, लेकिन ईयर एंड हो गया है और पैसा आ तो चुका है, लेकिन ना तो शेयर इशू हुए हैं ना पैसा लौटाया गया है। तो जिन एप्लीकेंट्स का पैसा लौटाना है उस अमाउंट को हम दिखाएंगे एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल में। इसके अलावा मैच्योर्ड डिबेंचर एंड डिपॉजिट, जैसे ऐसे डिबेंचर्स जिनका की रीपेमेंट की डेट हो गई लेकिन डिबेंचर होल्डर ट्रेस नहीं हो पाया, या डिबेंचर होल्डर अपने पैसे नहीं ले गया है, कंपनी के पास वो पैसे पड़े हुए हैं, तो वो पैसे यहाँ पर दिखाए जाएंगे। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस, देखिए अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में दे देता है, तो वो अमाउंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे जाके एडजस्ट होता है। अब मान लीजिए 31 मार्च तक कंपनी अलॉटमेंट तो मांग चुकी है, अलॉटमेंट का पैसा मिल भी गया, एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का एडवांस भी भेज दिया है, लेकिन 31 मार्च होने के बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल होगी, मतलब नेक्स्ट ईयर में, तो इस ईयर के लिए वो जो एडवांस कंपनी के पास आ चुका है वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर, क्योंकि वो तो अगले साल होने वाली है। तो ये जो एडवांस का पैसा है ये कॉल्स एंड एडवांस के नाम से अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। इसके बाद एक और सबहेड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए शॉर्ट टर्म में अराइज होने वाली लायबिलिटी को मीट करने के लिए अगर कोई प्रोविजन बनाया गया है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे मान लीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स, नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना है, इस साल प्रोविजन बनाया तो वो शॉर्ट टर्म में अराइज होने वाली लायबिलिटी के अगेंस्ट हो गया। या फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, कंपनी एम्प्लॉयज को नेक्स्ट ईयर में कोई बेनिफिट देने वाली है, उसके अगेंस्ट कंपनी ने इसी साल प्रोविजन बना लिया। या किसी भी प्रोविजन अगेंस्ट एक्सपेंस, किसी भी एक्सपेंस के अगेंस्ट जो कि शॉर्ट टर्म में अराइज होने वाला है उसके अगेंस्ट अगर कंपनी करंट ईयर में प्रोविजन बना लेती है तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये आपका पूरा हमने इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड समझ लिया है। अब हम समझेंगे एसेट साइड को। तो देखिए एसेट साइड में दो हेड है, पहला है नॉन करंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट। पहले हम समझते हैं नॉन करंट एसेट को। तो देखिए नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला जो सबहेड है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इस सबहेड में क्या क्या आता है।
पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो मशीनें हैं जो कंपनी के पास हैं, वो सब सारी टेंजिबल एसेट यहाँ पर आ जाती हैं। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, वो सब यहाँ पर आते हैं। इसके बाद आता है इनटेंजिबल एसेट। देखिए इनटेंजिबल एसेट्स में आप जानते हैं गुडविल है, कॉपीराइट है, इसके अलावा पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, माइनिंग राइट्स हैं, ये सब हमारी इनटेंजिबल एसेट है। अब हम बात करते हैं कैपिटल WIP क्या होता है। देखिए जब कोई एसेट कंपनी यूज कर रही है, जैसे बिल्डिंग है या मशीन है, वो तो आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। लेकिन अगर कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग अभी बन रही है, 1 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो फिर वो 1 करोड़ कंपनी की एसेट ही तो है। वो बिल्डिंग जब बन जाएगी तब हम उसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे, लेकिन तब तक हम उसे कहेंगे कैपिटल WIP। तो जैसे टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसे कैपिटल WIP कहते हैं। ऐसी अगर कोई इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, जैसे कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या पेटेंट, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी वो हमें मिला नहीं है, तब तक जो हमारा पैसा उस पर इन्वेस्ट हो चुका है उसे हम दिखाएंगे इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट की। इसके बाद इसमें एक सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखिए ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर या FD करवाई हुई है, जो कि लॉन्ग टर्म बाद जिसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, ऐसे इन्वेस्टमेंट को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। देखिए इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। अगर कोई बिल्डिंग कंपनी यूज कर रही है, कंपनी ऑफिस पर्पस से उसका यूज कर रही है, तो उसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले सब हेड में दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग या किसी प्रॉपर्टी में कंपनी ने खरीद तो रखी है, लेकिन उसे यूज करने के लिए नहीं, केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीद रखी है, तब उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाया जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, जैसे किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं या प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है या डिवेंचर या बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदे हुए हैं, तो ये सब हमारे आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म बाद मैच्योर होगा, तो उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे। इसके बाद आता है C, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होती है? जब कंपनी की जो टैक्सेबल इनकम है वो कम है और अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, तो जो दोनों इनकम में डिफरेंस है उस पर जो टैक्स का अमाउंट बनता है वो कंपनी के लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। और इसके अपोजिट हो जाए, जैसे कंपनी की जो अकाउंटिंग इनकम है उससे ज्यादा टैक्सेबल इनकम है, 1 लाख कंपनी की अकाउंटिंग इनकम है लेकिन टैक्सेबल इनकम है 1,20,000, तो कंपनी को टैक्स तो 1,20,000 पे देना पड़ेगा। तो जो 20,000 का टैक्स है वो कंपनी के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट है, उसे हम यहां दिखाएंगे। लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को पहले सेट ऑफ करते हैं, फिर जो बैलेंस आता है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस है तो डेफर्ड टैक्स एसेट में आएगा। इसके बाद अगला सबहेड है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस मतलब ऐसे लोन या एडवांस जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए दिए हुए हैं, लिए हुए नहीं है। जो लिए हुए हैं लोन या एडवांस वो तो लायबिलिटी होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। लेकिन जो लोन या एडवांस कंपनी ने दिए हुए हैं, जैसे कैपिटल एडवांस। अब कैपिटल एडवांस क्या है? कैपिटल एडवांस कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। कैपिटल एडवांस जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए पहले से एडवांस दिया हुआ, 5 साल बाद बिल्डिंग का एक्विजिशन मिलेगा, लेकिन उसके लिए अभी से 10 लाख रुपए दे दिए हैं, तो उसे हम प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में तो दिखा नहीं सकते क्योंकि बिल्डिंग अभी मिली तो है नहीं, तो उसे हम दिखाएंगे कैपिटल एडवांस में। अदर लोन्स एंड एडवांस कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को लोन दिया हुआ है या जो कि लॉन्ग टर्म बाद सेटल होगा, या फिर कंपनी ने अपने सप्लायर्स को जो कि जिनसे कंपनी माल खरीदती है उन्हें एडवांस दिया हुआ है और वो एडवांस आफ्टर 12 मंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एडजस्ट होने वाला है, तो उसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में दिखाया जाता है। इसके बाद अगला सबहेड है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में कैसे क्या आता है? जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने कनेक्शन लगवाया है उसके लिए डिपॉजिट दिया है,
या जिस बिल्डिंग को किराए पे लिया है उसके लिए डिपॉजिट दिया, जो कि जब हम बिल्डिंग खाली करेंगे तब हमें वापस मिलेगा। तो ये एक नॉन करंट एसेट है, अदर नॉन करंट एसेट में आएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल तो करंट एसेट है, हम अभी उसे देखेंगे, करंट एसेट में आता है ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल ऐसा है, कोई हमारा डेटर ऐसा है जो कि हमें 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पैसा लौटाएगा, तो वो ट्रेड रिसीवेबल हमारा अदर नॉन करंट एसेट में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें शामिल हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। इसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ऐसा इंश्योरेंस क्लेम जिसका सेटलमेंट हो गया है, जिसका हमने क्लेम के लिए अप्लाई किया था, क्लेम अप्रूव हो गया, लेकिन जो उसका अमाउंट है वो हमें एक 12 महीने या उससे ज्यादा समय के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिलेगा, तो वो हमारा अदर नॉन करंट एसेट में आएगा। तो ये हो गया हमारा नॉन करंट एसेट वाला हेड। अब हम बात करेंगे करंट एसेट हेड की और उसके अंदर जो सब हेड है। करंट एसेट हेड में कौन से सब हेड है? देखिए, सबसे पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? जो हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता था वही सारी चीजें करंट इन्वेस्टमेंट में भी हैं, लेकिन केवल जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट था, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किया हुआ है जिसको कि कंपनी विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट कर लेगी या वो मैच्योर हो जाएगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। जैसे इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डिवेंचर्स में या म्यूचुअल फंड में या किसी पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 12 महीने के अंदर कंपनी उस इन्वेस्टमेंट में से पैसा विड्रॉ कर लेगी, तो उसे कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगला सबहेड है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? एक तो स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड। इसके अलावा जो स्टोर्स हैं, जो फ्यूल है, कंपनी का फैक्ट्री में यूज होने वाला फ्यूल है, तो कोई भी मटेरियल जिसको कि कंपनी प्रोडक्शन के लिए यूज करती है, उसे कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, उसका जो भी बैलेंस है वो इन्वेंट्री सब हेड में दिखाया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा? देखिए, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बिल रिसीवेबल आता है। ऐसे डेटर्स और बिल रिसीवेबल जो विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगला सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका जो कंपनी का कैश बैलेंस है या बैंक में बैलेंस है, एनमार्क्ड बैलेंस। देखिए, एनमार्क्ड बैलेंस क्या होता है? जैसे कंपनी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर कर दिया, तो कंपनी जो डिविडेंड का पूरा अमाउंट होता है उसको अपने बैंक अकाउंट में एनमार्क कर देती, भाई इतना पैसा आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये कंपनी बैंक को एडवाइस देती है और पूरी शेयर होल्डर्स की लिस्ट डिटेल भी दे देती है। फिर बैंक उन पैसों को शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन अगर कोई अमाउंट कोई रह गया है जो कि शेयर होल्डर्स के फेवर में ट्रांसफर नहीं हो पाया है, उनके अकाउंट डिटेल सही नहीं है, तो वो जो बैलेंस है जो कि कंपनी ने डिविडेंड के लिए एनमार्क करवा रखा है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा। इसके अलावा मार्जिन मनी भी होता है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। देखिए, अभी हमने देखा था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। उसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है अपने एम्प्लॉयज को या सप्लायर्स को। अगर वही लोन और एडवांस शॉर्ट टर्म के लिए हो, मतलब विद इन 12 मंथ और ऑपरेटिंग साइकिल वो लोन्स और एडवांस एडजस्ट होने वाला है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में दिखने लगेगा। इसके अलावा है अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट में कोई भी ऐसी करंट एसेट जो कि इन सब हेड में कहीं भी नहीं आ रही है, वो अदर करंट एसेट में शो करती जाएगी। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, डिविडेंड जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए हुए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, उन पे जो डिविडेंड रिसीव होने वाला है, एक्रूव हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। और एडवांस टैक्स कंपनी ने पे किया हुआ जो कि नेक्स्ट ईयर में कंपनी के टैक्स के साथ सेटल होगा, तो वो भी कंपनी के अदर करंट एसेट में शो किया जाएगा। तो ये आपका पूरा बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन हो गया।
आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए और ये याद कर लीजिए कि कौन सा एलिमेंट किस हेड और सब हेड में आता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे।